हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज 7 जनवरी 2021 के रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। और इस एग्ज़ाम में आज हम कुछ मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ आज की वीडियो में। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए। फर्स्ट प्रश्न कुछ इस तरह से दिया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ था कि n/5 का जो रिमाइंडर है, n/5 का जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब शेषफल जो बच रहा है वह 2 बच रहा है। और आपको बताना है कि n² बटा 5 का जो रिमाइंडर है वह क्या होगा। ऐसा प्रश्न आया था। जो 7 तारीख के स्टूडेंट हैं उनको पता है, जिन्होंने 7 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम दिया था। तो हमारे पास ये दिया हुआ है n/5 का जो रिमाइंडर है वह 2 है और n² बटा 5 का रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ आपको ये बताना है। प्रश्न एक बार आपसे फिर शेयर कर देता हूँ। आपको दिया हुआ था n/5, इसका जो रिमाइंडर दिया हुआ था वह 2 दिया हुआ था। और n²/5 इसका रिमाइंडर पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि n का ऐसा कौन सा मान रखें कि रिमाइंडर जो है वह 2 बच जाए। तो यदि अपने पास कुछ इस तरह से दिया हो, अगर 7 हो n का मान और इसमें हम 5 का भाग दें, तो 5 का भाग दें तो 5 एकम 5, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो n का मान हम कितना लेके चले? 7 लेके चले हैं। 7 लेके चले तो n की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 की स्क्वायर 49। और 49 में अगर हम भाग दे दें किसका? 5 का भाग दे दें, तो 5 का भाग दें 5 × 45, 45 49 में 45 गया कितना? 4। तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी काफ़ी अच्छा शॉर्टकट तरीका है ये। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या कुछ है। हमें दिया हुआ था n/5 और इसका जो रिमाइंडर दिया हुआ था 2 दिया हुआ था। और हमसे पूछा था n² बटा 5 का रिमाइंडर क्या होगा। तो यह हमसे पूछ रहा था। तो आपको जब भी इस तरह के प्रश्न मिल जाए तो आप ध्यान रखें n का मान ऐसा क्या रखें, n का मान ऐसा क्या रखें कि 2 आ जाए। तो हम इसका n का मान अगर 7 रख दें, तो अगर हम 5 का भाग दें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो n का मान एक तरीके से कितने हैं? n का मान 7 है। तो n की स्क्वायर यानी 7 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। और 49 में भाग दें किसका? 5 का भाग दें, 5 एकम 5, तो 5 × 45, 5 × 45 कितना बचेगा हमारे पास? 4। तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो आया था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था कि 3 tan 2 थीटा, 3 tan 2 थीटा -3 और इक्वल दिया हुआ था 0। ये प्रश्न आया था और हमसे थीटा की वैल्यू पूछिए कि थीटा का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर मान लो ये पूरा 3 होता, सॉरी यहाँ प्रश्न में √3 दिया हुआ, ये ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर देता हूँ। भी हमें प्रश्न जो दिया हुआ था, ये दिया हुआ था कि √3 tan 2 थीटा -3 और इक्वल 0 दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो एक चीज़ देखिए, अगर इस पूरे का मान अगर 3 हो और 3 में से 3 जाए तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो इस पूरे का मान 3 कैसे निकालें? इसका 3 ऐसे हो सकता है कि ये तो कितने हैं? ये √3 है और इसका जो मान है इसका मान भी कितना कर दें? √3 गुणा √3। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। और 3 में से 3 गया कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसके लिए आपको इसकी वैल्यू कितनी बनानी पड़ रही है? इसकी वैल्यू ये जो है tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी बनानी पड़ रही है? √3 बनानी पड़ रही है। तो tan 2 थीटा की वैल्यू √3 है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो tan ये 2 थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री।
तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। यही आंसर है 30 डिग्री। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया हुआ था √3 tan 2 थीटा माइनस, ये 2 थीटा है, -3 और इसका मान कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका मान, इस पूरे का कंप्लीट का मान क्या करना है, हमें 0 करना है। तो इस कंप्लीट का मान 0 करना है, तो कैसे करेंगे, अगर हम ऐसा करें भी, इसका मान, इतने का मान 3 कर दें और 3 में से 3 घटा दें तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका 3 कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसा हो, ये √3 है और गुणा में इस पूरे का मान, किसका, इसका मान अगर √3 कर दें तो, और उसमें से कितना घटा दें 3 घटा दें तो 0 आएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 में से 3 गया कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। तो इस पूरे की वैल्यू, इसकी, इस कंप्लीट की वैल्यू √3 रखें, तो √3 tan 2 थीटा के मान √3, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो tan 60 का मान √3, तो थीटा का मान 60 डिग्री, तो यानी 2 थीटा का मान कितना हो 60 डिग्री हो तब √3 होता है। तो 2 थीटा का मान अगर 60 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ था, अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है x = 2 + √3, और सॉरी ये नहीं दिया हुआ था, 2 मिनट चेंज कर देता हूँ मैं, एक बार साफ कर दें इसको। हमें दिया हुआ है P बराबर दिया हुआ है 2 + √3, P बराबर ये दिया हुआ है, और Q का जो मान दिया हुआ है Q बराबर 2 - √3, और P बटा में Q की वैल्यू, हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ एक चीज़ बता देता हूँ आपको मैं, आपको यहाँ ये प्रश्न तो देख लिया आपने, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि हमारे पास ऐसा हो, मैं कुछ लिख रहा हूँ कि अगर सपोज करो x की वैल्यू हमारे पास 2 + √3 है, 2 + √3 है, तो 2 + √3 है अगर x की वैल्यू, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - √3 हो जाएगी। पर ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में, देखिए इन दोनों में ऐसा हो कि दोनों का वर्ग करें, 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3, और इनका डिफरेंस कितना हो 1 हो, तभी ऐसा होता है, तभी इस तरह का आएगा। यानी आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर x की वैल्यू हमें 2 + √3 दी है, तो 1/x की वैल्यू जो है 2 - √3 कब होगी, जब इनका डिफरेंस यानी 2 की स्क्वायर कितना 4 और √3 की स्क्वायर कितना 3, तो 4 3 का डिफरेंस कितना आ गया 1, ये डिफरेंस 1 आ रहा हो तभी इसका माइनस में ये होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर इसको प्रश्न को सोल्व करते हैं। साफ कर देता हूँ मैं इसको एक बार। अब देखिए, अब हमारे पास ये दिया हुआ है, मतलब अभी इस 2 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और √3 की स्क्वायर करेंगे 3, और 4 3 का अंतर 1 है, तो मतलब 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 - √3 आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ सॉरी, ये हाँ मैंने गलत कर दिया, एक बार इसको मिटाना पड़ेगा, बाकी साफ करना पड़ेगा। देखिए अब हमारे पास 1/में p की वैल्यू जो है वह आ जाएगी, ये प्लस में दिया हो तो माइनस में आ जाएगी 2 - √3, ये सीधा सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ बढ़िया चीज़ जो है वह यही है कि अगर ऊपर वाला ये जो है ना, ये इसको देखिए आप, ये अगर
इनका डिफरेंस अगर एक है, 2 की स्क्वायर 4 और √3 की स्क्वायर 3, इनका डिफरेंस एक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 1/p का मान 2 - √3, पर यहाँ तो q का मान है ये, तो गौर से देखो q का मान भी 2 - √3 और 1/p का मान भी 2 - √3। तो मैं q की जगह 1/p लिख सकता हूँ। तो हमें यहाँ ये मान निकालना था, p/q निकालना था। तो इसकी जगह तो कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, p/में q की जगह कितना लिख दूँ, 1/p, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये p ऊपर चला जाएगा तो p की स्क्वायर हो जाएगा। तो p की स्क्वायर हमें निकालना है, p की स्क्वायर, तो p की स्क्वायर निकाल देते हैं। p की वैल्यू कितनी है, 2 + √3, तो 2 + √3 की स्क्वायर कर देते हैं। a + b की होल स्क्वायर आता है आपको, a² यानी 2 की स्क्वायर 4 + b² √3 की स्क्वायर 3 + 2ab 2 दूनी 4 √3, तो कितना आ गया, 4 3 7 7 + 4 √3 7 + 4 √3। तो यह है इसका आंसर आ गया। इसको रिपीट करके देख लेना आप अगर समझ नहीं आया तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोई धन है, कोई धन 4% की दर, कोई धन 4% की दर से 2 वर्ष में कोई धन 4% की दर से 2 वर्ष में, कोई धन है 4% की दर से 2 वर्ष में, उनका दिया हुआ है SI और CI का अंतर, SI व CI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, का अंतर 20 है। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो मूलधन ज्ञात करो। ये प्रश्न दिया हुआ है, कोई धन 4% की दर से दिया हुआ है कि किसी धन का 4% की दर से SI और CI का अंतर कितने हैं, 20 रुपये है, तो मूलधन निकालो, प्रिंसिपल निकालो। यह प्रश्न आया था 7 तारीख को शिफ्ट में। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका भी बड़ा ही शानदार तरीका है, आप ध्यान दीजिएगा भी। अगर ऐसा दिया हो कभी भी CI और SI का अंतर कितने 20 दिया हुआ है, तो ये तो रुपये में दिया हुआ है, तो जब भी दर में अंतर करना हो, मतलब SI और CI का दर का अंतर भी, ये SI और CI का फिलहाल ये SI और CI का अंतर दिया हुआ है, रुपये में 20 दिया हुआ है, तो SI और CI का परसेंटेज यानी दर में अंतर कितना होगा। तो दर में अंतर करना हो तो हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट लगा के जो दर दी हुई है, जैसे 4 दी हुई है उसका स्क्वायर कर दो, तो 4 की स्क्वायर 0.16%। तो अब ये दर में तो अंतर 0.16%, और वैसे अंतर 20 रुपये, इनको इक्वल रख दो, तो P प्रिंसिपल का 0.16% इक्वल 20। इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल गुना 16% हटाएंगे बटा में 100, और पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 और बराबर 20। इसको सॉल्व कर लो अब। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, कटिंग वटिंग करके 5 मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 4 × 5 = 20 और 4 × 4 = 16, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 5 × 125 125 आप सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य, एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 5%, एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 5% लाभ, 5% लाभ होता है, 5% लाभ होता है अगर 50 रुपये की कमी की जाए तो 5% हानि होती है। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक विक्रय मूल्य
जो है वह ज्ञात करना है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ये पेन की वजह से आज राइटिंग ऐसी चल रही है, तो इस पर गौर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट टच स्क्रीन पर ही चल रहा है, तो इस तरह का हो रहा है। चलिए ये प्रश्न है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 5% लाभ होता है, अगर 50 रुपये की कमी कर दी जाए तो 5% हानि होती है, तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। मैं इस प्रश्न को पूरा डिलीट कर रहा हूँ, सीधा बताऊँगा मैं आपको भी। अगर 5% की हानि हो रही है, पहले 5% की लाभ हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है 5% की हानि हो रही है, ये करें, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का कर दिया जाए, 50 रुपये की कमी कर दी जाए। ये कहना चाहते हैं कि भी 50 रुपये की कमी कर दें, तो जहाँ पहले 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, 5% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके हाथ में 5 रुपये हैं, 5 रुपये, और अब -5 हो गए, यानी पहले तो आपके पास 5 रुपये का धन था और आज आप 5 रुपये के कर्जदार हो गए, तो मतलब आपको लॉस कितने का हुआ। पहले आपके पास 5 रुपये थे, यानी आप धनवान थे 5 रुपये के से, अब आप कर्जदार हो 5 रुपये के, तो मतलब आपके हाथ वाले 5 रुपये भी गए और कर्जा भी 5 का हो गया। मतलब टोटल 10 रुपये की आपको हानि होगी, 10% की हानि होगी, और ये 10% कितना है, 50 है। और कोई भी क्रय मूल्य होता है वो पूरा 100% होता है, तो 10 को 10 से गुणा करें 100%, तो पूरा 100% करने के लिए इसको 10 से गुणा किया, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, तो 50 को 10 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 500। मतलब क्रय मूल्य 500 है। और ये हमें पूछ रहा था कि प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो पहली बार 5% का प्रॉफिट हो रहा था ना, तो 500 का 5% कितना होता है, 25 रुपये, तो 500 का 5% 25 होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगी, 500 की चीज़ 25 रुपये के कमाई की, तो कितने में बेचेंगे, 525 में बेचेंगे, तो 525 प्रारंभिक विक्रय मूल्य हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए इसी तरीके की और भी आज की शिफ्ट के और प्रश्न भी हैं। 7 जनवरी 2021, तो आज की शिफ्ट के और प्रश्न अगर आप देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उस वीडियो का वेट करो। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतने प्रश्न करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।